नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम राजस्थान प्रशासनिक सेवा और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे और वो है प्रमुख सांविधिक निकाय। यकीन मानिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सवाल आना लगभग तय है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम 3 सबसे जरूरी कमीशंस को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। हम उनकी बनावट, उनकी शक्तियां और उनमें हुए हाल के बदलावों को जानेंगे और हाँ, आखिर में एक मास्टर रिवीजन टेबल से सब कुछ पक्का कर लेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी से। ये वो संस्था है जिसे भारत में मानवाधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुई थी, जिसका मतलब है कि यह एक सांविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखिए, एनएचआरसी का सफर शुरू होता है पेरिस सिद्धांतों से, जो दुनिया भर में ऐसी संस्थाओं के लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट का काम करते हैं। भारत में इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई, लेकिन परीक्षा के लिहाज से जो तारीखें सबसे ज़रूरी हैं वो हैं 2006 और ख़ास तौर पे 2019, क्योंकि इन संशोधनों ने आयोग की बनावट और सदस्यों के कार्यकाल में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। तो सवाल उठता है कि ये मानवाधिकार आखिर है क्या? देखिए, ये कानून इसे बहुत साफ तौर पर बताता है। इसका मतलब है जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से जुड़े वो सारे अधिकार जो या तो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में शामिल हैं और जिन्हें भारत की अदालतें लागू कर सकती हैं। अब इसकी बनावट को समझते हैं, जो काफ़ी बड़ी है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 फुल टाइम सदस्य होते हैं, लेकिन जो सबसे खास बात है वो है 7 पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का होना। ये सदस्य एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, बाल अधिकार और दिव्यांगजन आयोगों के अध्यक्ष होते हैं। इस एनएचआरसी को इन सभी जरूरी क्षेत्रों में एक्सपर्ट नॉलेज मिल जाता है। अब एक बहुत ही कॉमन सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इन सभी सदस्यों को नियुक्त कौन करता है? आखिर ये पावर किसके पास है? नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन वो ऐसा अपनी मर्जी से नहीं करते। इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक 6 मेंबर्स की कमेटी सिफारिश करती है। इस कमेटी में सरकार और विपक्ष दोनों के बड़े नेता शामिल होते हैं ताकि नियुक्ति पर सबकी सहमति हो। प्रीलिम्स के लिए इस कमेटी के सभी सदस्यों के पद याद रखना बहुत जरूरी है। 2019 के अमेंडमेंट के बाद कार्यकाल घटाकर 3 साल या 70 साल की उम्र, जो भी पहले हो, कर दिया गया है। और अब एक बहुत ही जरूरी बात, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। आज हम जिन 3 आयोगों की बात कर रहे हैं, उनमें से एनएचआरसी अकेला ऐसा आयोग है जहां सदस्यों की फिर से नियुक्ति यानी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। सदस्यों को हटाना कोई आसान काम नहीं है और यही बात आयोग की आज़ादी को सुनिश्चित करती है। सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाने के लिए राष्ट्रपति को मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही उन्हें हटाया जा सकता है। हाँ, कुछ खास हालात में जैसे दिवालिया होने पर राष्ट्रपति सीधे भी हटा सकते हैं। अक्सर एक सवाल मन में आता है कि आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, इसका असल मतलब क्या है? क्या ये किसी को सजा दे सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये किसी को सजा नहीं दे सकता। सिविल कोर्ट की शक्तियों का मतलब है कि यह जांच के लिए किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है, किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है और शपथ पर गवाही ले सकता है। मतलब ये एक जांच एजेंसी की तरह काम करता है। इतनी शक्तियों के बावजूद एनएचआरसी की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसकी सिफारिशें सरकार के लिए सिर्फ सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं। सरकार इन्हें मानने के लिए मजबूर नहीं है और इसी वजह से इसके पूर्व अध्यक्ष एचएल दत्तू ने इसे मजाक में बिना दांतों वाला बाघ या टूथलेस टाइगर कहा था। मेंस परीक्षा में क्रिटिकल एनालिसिस के लिए ये पॉइंट बहुत काम का है। चलिए अब अपने अगले आयोग की ओर बढ़ते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी। इसे 2005 के ऐतिहासिक सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट के तहत बनाया गया था। इसका मकसद सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना था। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी और एनएचआरसी की तरह ही यहाँ भी 2019 का संशोधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस संशोधन ने आयुक्तों का कार्यकाल और उनकी सेवा शर्तों को तय करने की शक्ति केंद्र सरकार को दे दी, जिससे आयोग की स्वायत्ता पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई थी। इसकी बनावट में एक मुख्य सूचना आयुक्त और ज्यादा से ज्यादा 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। नियुक्ति यहां भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी एनएचआरसी के मुकाबले छोटी है। इसमें सिर्फ 3 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया एक कैबिनेट मंत्री।
तो 2019 के संशोधन से असल में बदला क्या? देखिए, पहले कार्यकाल 5 साल या 65 साल की उम्र तक फिक्स था, लेकिन अब ये केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा। मौजूदा नियमों के हिसाब से ये 3 साल या 65 साल है। और सबसे जरूरी बात, यहां सदस्यों का रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कार्यकाल सरकार पर निर्भर करता है। परीक्षा के लिहाज से एक और बहुत जरूरी पहलू है इसकी अपील प्रोसेस। सोचिए, अगर किसी नागरिक को समय पर जानकारी नहीं मिलती या गलत जानकारी मिलती है तो वो क्या कर सकता है? इसकी प्रक्रिया बिल्कुल साफ है। सबसे पहले 30 दिनों के अंदर उसी सरकारी विभाग में एक सीनियर ऑफिसर के पास पहली अपील करनी होती है। अगर वहां से भी बात नहीं बनती तो 90 दिनों के अंदर दूसरी और आखिरी अपील सीधे केंद्रीय सूचना आयोग में की जा सकती है। और हां, CIC का फैसला आखिरी और बाध्यकारी होता है। और बस यहीं पर CIC और NHRC में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। इसके फैसले सिर्फ सलाह नहीं बल्कि बाध्यकारी यानी बाइंडिंग होते हैं। ये संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगा सकता है और एप्लीकेंट को मुआवजा देने का आदेश भी दे सकता है। इसे सच में दांतों वाला एक शक्तिशाली आयोग कहा जा सकता है। और इसकी शक्ति का अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं। आयोग जानबूझकर जानकारी न देने वाले जन सूचना अधिकारी पर हर दिन 250 रुपए के हिसाब से ज्यादा 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। यह अधिकारियों में एक डर और जवाबदेही दोनों पैदा करता है। अब चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी आयोग की ओर, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC, जो देश में भ्रष्टाचार रोकने वाली सबसे बड़ी संस्था है। CVC की कहानी थोड़ी अलग और इंटरेस्टिंग है। इसकी स्थापना 1964 में के संथानम समिति की सिफारिशों पर एक सरकारी प्रस्ताव से हुई थी। मतलब शुरुआत में ये कोई सांविधिक निकाय नहीं था। इसे कानूनी दर्जा करीब 40 साल बाद 2003 में CVC एक्ट के जरिए मिला। ये प्रीलिम्स का एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है। इसकी बनावट काफी छोटी और कॉम्पैक्ट है। एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और ज्यादा से ज्यादा 2 सतर्कता आयुक्त। इसकी नियुक्ति कमेटी भी CIC की तरह 3 सदस्यों की है, लेकिन यहाँ एक फर्क है। यहाँ प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के साथ तीसरे सदस्य भारत के गृह मंत्री होते हैं, जो इसके एंटी करप्शन वाले काम को दिखाता है। बिल्कुल, इसका कार्यकाल बाकी दोनों से अलग है और इसे याद रखना जरूरी है। इसका टेन्योर है 4 साल या 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो। ये एक यूनिक टेन्योर है और CIC की ही तरह यहां भी सदस्यों का रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, ताकि वे बिना किसी दबाव या लालच के काम कर सकें। CVC का अधिकार क्षेत्र सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकारियों और उसके अंडरटेकिंग्स तक ही सीमित है। ये IAS, IPS, सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों के बड़े अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, ये राज्य सरकार के कर्मचारियों या प्राइवेट लोगों के मामलों की जांच नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। NHRC की ही तरह CVC भी एक सलाहकार निकाय है। ये जांच के बाद संबंधित विभाग को कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, लेकिन आखिरी फैसला उस विभाग का ही होता है। इसीलिए इसे भी सिफारिश करने वाला आयोग कहा जाता है, आदेश देने वाला नहीं। और अब आते हैं इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो आपकी एग्जाम की तैयारी को फाइनल टच देगा। तीनों आयोगों की एक सीधी सीधी तुलना। ये टेबल आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह है। जरा ध्यान से देखिए। कार्यकाल में 70 साल की उम्र की सीमा सिर्फ NHRC के लिए है। रीअपॉइंटमेंट भी सिर्फ NHRC में ही पॉसिबल है। CVC का कार्यकाल सबसे अनोखा है, 4 साल। और सबसे बड़ा फर्क, CIC के फैसले बाइंडिंग है, जबकि NHRC और CVC की भूमिका एडवाइजरी है। ये वो पॉइंट्स हैं जहां से सीधे MCQ बनते हैं। तो हमने सभी मेन कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स और एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स को कवर कर लिया है। लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है, इस नॉलेज को अपनी सफलता में बदलने का। इन परीक्षाओं में सफलता का सिर्फ एक ही मंत्र है, निरंतरता। आज जो कुछ भी सीखा है उसे रिवाइज करें। इन टॉपिक्स पर पिछले सालों के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और अपनी पढ़ाई की रफ्तार को बनाए रखें। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी।